हाँ उसको निकाल दीजिए तो अच्छा रहेगा, डिस्टर्ब होंगे आप उसको लगाएगा तो बहुत सोच समझ के बंदा कष्ट से निकाला है इसको। शनि की 7.5 और ढैया सबके लिए अशुभ नहीं होती है, कई लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी भी लाता है, नहीं नया कह सकते हैं ना, नया उद्योग धंधा भी लाता है, नया स्थिति परिस्थितियां भी लाता है, यश वैभव मान सम्मान भी देता है शनि की 7.5। मेहनत सबके लिए मांगता है, अर्थात शनि की 7.5 अथवा ढैया चल रहा है किसी के ऊपर तो उसको मेहनत करना चाहिए, चाहे उसके लिए शनि अच्छे हों चाहे खराब हो, वो कोई अलग बात है। शनि की 7.5 बहुत लाभ होता है और बहुत हानि भी होता है, दोनों चीज, लाभ के साथ साथ हानि भी। ऐसा नहीं कह सकते शनि की 7.5 में लाभ ही होता है, कभी शनि की 7.5 में मृत्यु भी होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है, और शनि की 7.5 लाभ भी देता है। वो आपकी कुंडली बताएगी कि आपके लिए शनि की 7.5 ढैया कैसा है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं शनि की 7.5 ढैया होता कैसे है, बनता कैसे है। सबसे पहले ढैया हेडिंग डालेंगे, शनि की क्या ढैया। गड़बड़ हो गया, मर्डर हो गया। अच्छा भाई, जन्म राशि से चौथे और 8वें राशि में जब शनि गोचरवश आते हैं तब उस जातक के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होती है। शनि की ढैया 7.5 बताने के बाद आज हम विपरीत राजयोग, जो 3 प्रकार के 3 नाम है विपरीत राजयोग, शश हर्ष, सरल और विमल, यह 3 प्रकार का विपरीत राजयोग होता है। इस पर भी चर्चा करेंगे। विपरीत राजयोग के बारे में अलग अलग स्थिति में बताया गया है। अंदिका में भी कुछ अलग बताया गया है, उत्तर कालामृत में कुछ अलग बताया गया है। सबका निष्कर्ष क्या है और क्या मानना चाहिए वो बता देंगे आप लोगों को। उसके बाद अगर समय बचा तो नीच भंग राजयोग, इसमें भी अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति द्वारा बताया गया है, लेकिन क्या मानते हैं और क्या मानना चाहिए वही बता देंगे। तो नीच भंग राजयोग नहीं नहीं नहीं, गोचर का मतलब है बलर है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, घर बनाए, उनके लिए शनि बढ़िया होंगे इसलिए उन्होंने कार खरीदे, मित्र और विवाह किए। बिल्कुल प्रैक्टिकली भी करेंगे पूरा अच्छे, सभी लोग जब कंफर्म कर देंगे कि आई एम क्लियर, उसके बाद ही छोड़ेंगे, समझा के छोड़ेंगे। आते हैं दुबे जी, बताते हैं। गोचर बस आज देखिए, गोचर का मतलब होता है वर्तमान ग्रह की स्थिति। गोचर का मतलब क्या, वर्तमान ग्रह की स्थिति को गोचर कहते हैं। जैसे अभी जब भी शनि की 7.5 ढैया देखेंगे, उनका जन्म राशि देख लीजिए। जन्म राशि पता ही है कुंडली में कैसे जानते हैं, लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होते हैं वही राशि उस जातक की जन्म राशि कहलाती है। लिख लो जिसको पता नहीं है, लग्न कुंडली
चंद्रमा जिस राशि में स्थित होते हैं वही राशि उस जातक की जन्म राशि होती है। बिल्कुल, जन्म राशि चौथे और 8 में। अब गोचर बस जो मैंने लिखा है यह आप लोगों के लिए नया हो सकता है। गोचर बस मतलब वर्तमान में, जैसे मेरी जन्म राशि कुंभ है, तो कुंभ राशि, जो कुंभ राशि है मेरी, जो चंद्रमा है वो लग्न कुंडली में, यदि हम पंचांग से बनाते हैं तो मकर में आते हैं, वैसे कुंभ में आते हैं सॉफ्टवेयर से। कुंभ राशि मान लीजिए मेरी जन्म राशि है, तो कुंभ राशि से गणना प्रारंभ करना है। कहाँ तक? जहां अभी शनि चल रहे हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे बताइए अभी कौन से ग्रह किस राशि में चल रहे हैं, तो कैसे बताएंगे? पंचांग देखेंगे ना, पंचांग देखना पड़ेगा ना कि आज के दिन, आज ही कौन से ग्रह किस राशि में चल रहे हैं। ये तो देखने के लिए आता ही सब लोगों को, दुबे जी आता है ना, कि आज के दिन कोई पूछ लिया बताओ आज मंगल किस राशि में, आज, तो कैसे बताएंगे? वही है गोचर। कोई पूछा बताओ मंगल आज किस राशि में, बुध आज किस राशि में, गुरु आज किस राशि में, तो वो जो आप देखते हैं वही है क्या? ग्रहों का गोचर। या इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि ये बताइए कि मंगल आज किस राशि में गोचर कर रहे हैं, या मंगल आज किस राशि में है, बात एक ही है। हाँ, शनि तो कुंभ में है, ये तो ठीक है। शनि अभी इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कुंभ राशि में। तो सभी ग्रहों का पता होना चाहिए। ये तो सबको पता है कि कौन से ग्रह किस राशि में कब चलते हैं, पता होगा कि हम दिखाएं पंचांग में कौन से ग्रह किस राशि में, कैसे पंचांग में देखते हैं, दिखाई देता। क्लियर होता जाएगा तो अच्छा रहेगा। एक छोटा सा भी त्रुटि रह गया तो समझ में नहीं आया। जो मैटर है अधिकतर गोचर पर ही आधारित है। पंचांगिक है ये, इसको अपने हटा दें। कहाँ है ग्रह स्पष्ट? पेज नंबर कितने नंबर पे है ग्रह स्पष्ट? 109 7 पे है क्या? ये कितना है? 109 7 पे दैनिक लग्न प्रवेश दैनिक ग्रह स्पष्ट यहाँ आ गया ना। कौन सा महीना चल रहा है वही महीना देखेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये चल रहा है इस समय। इस समय जो महीना चल रहा है वो चल रहा है ये नवंबर वाला महीना, ये नवंबर सन 2024। तारीख यहाँ लिखी हुई है। कितना तारीख है आज? 16 तारीख। तो 16 तारीख को देखेंगे, ये है 16 तारीख। कौन से ग्रह किस राशि में सब लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी ग्रहों का। सूर्य आज किस राशि में है? यहाँ 6 राशि 29 अंश लिखा हुआ है। तो राशि को देखना है, अंश नहीं देखना आपको। केवल पहला वाला अंक देखिए, 6 लिखा है, तो 6 लिखा है, एक बढ़ा करके समझना है। 6 मतलब 7, अर्थात ये तो गणित बताते समय बताए थे आप लोगों को। जिनको गणित नहीं बताए होंगे उनको नहीं पता होगा ग्रह किस राशि में कब है क्या है, उनको अभी पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, समझ लेंगे। तो पेज नंबर इतने पे देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है सन 2024 सूर्योदय दैनिक ग्रह स्पष्ट। तो 16 तारीख को सूर्य है किस राशि में? 6 नंबर लिखे हैं, अर्थात 7, अर्थात तुला राशि। 7 नंबर राशि कौन सी होती है? तुला। तो अभी जो सूर्य है वो किस राशि में है? तुला। और चंद्रमा आज किस राशि में है? आज के दिन चंद्र है ना, ये चंद्रमा 1 लिखा हुआ था, यानी वृष राशि में। और मंगल किस राशि में है? कर्क राशि। मंगल जो है वो 3 लिखा हुआ है, अर्थात 3 1 4, एक बढ़ा करके समझना है। 3 लिखा है राशि तो 4 समझना है, एक हमेशा बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, ये गणित वालों को गणित की कक्षा में बता रखे हैं। जिनको नहीं पता है वो गणित जब अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्यों बढ़ाते हैं एक। तो 3 लिखा है यानी 4 कर्क राशि में। बुध आज किस राशि में? 7 लिखा है यानी 8, यानी वृश्चिक राशि में। और गुरु लिखे हैं 1, अर्थात 1 मतलब 2, एक बढ़ाएंगे ना, तो वृष राशि में है गुरु। और शुक्र आज किस राशि में है? वृश्चिक राशि। 8 लिखा हुआ है तो 9 समझेंगे, धनु राशि में शुक्र है। शनि 10 लिखे हैं तो 11, अर्थात कुंभ राशि में। राहु लिखा है 11 यानी 12, तो मीन राशि में राहु है।
ऐप में तो कुछ हो रहा है, वृश्चिक राशि ऐप इस समय पे पहुंच गए। समझिए बात, सूर्य तो सूर्य 29 अंश के थे ना सुबह, तो पहुंच गए होंगे आगे, 0 अंश के पहुंच गए, 0 अंश के पहुंच गए होंगे। और ऐप में हो सकता है 1-2 दिन में अंतर आ जाए, अलग अलग पंचांगों में। जैसे आपके पास जो पंचांग हम लोग निर्णय सागर देख रहे हैं, यहाँ पर सूर्य जो है, जैसे चंद्रमा छोड़िए, मंगल को लीजिए, मंगल कर्क राशि में है, तो हो सकता है इसे आज ही कर्क राशि में आए हों, इनके अनुसार 1-2 दिन की अंतर भी देखा जा सकता है। हो सकता है ऋषि इस पंचांग में 1-2 दिन बाद आए या 1-2 दिन पहले आ जाए। इस प्रकार से पंचांग में भी अंतर होता है, और सॉफ्टवेयर और पंचांग में तो होता ही होता है, ये तो फिक्स है। सूर्य वृश्चिक में आप जहां देखे हैं ना, उसके अनुसार से वृश्चिक में है, इसके अनुसार से वृश्चिक में ही है। ये जो ग्रह स्पष्ट दिया हुआ है, सूर्य आज सुबह का दिया हुआ है, और संक्रांति आज ही हुआ है, क्योंकि आज ही आए हैं वृश्चिक में, दोपहर में आ गए होंगे। आज ही दोपहर में आए हैं वृश्चिक राशि में। सॉफ्टवेयर में सुबह भी तुला में ही थे। अच्छा जी, तो वो आप, ये बस हमारा मोटिव ये है बताने का कि अब आप लोग ये समझ लिए कि कोई यदि आपसे ये पूछ लेता है कि आज कौन से ग्रह किस राशि में, बता देंगे निखिल भैया, बता देंगे कौन से ग्रह किस राशि में, बता देंगे ना आप लोग। इधर क्या नाम है, राघव, ठीक। कौन से, खाली कोने में बैठने से काम नहीं चलेगा, अध्ययन भी करना, ही नहीं बैठ गए आकर के बढ़िया लाइट वाइट देखेंगे, टीवी देखेंगे, इसलिए नहीं आए तो कुछ अध्ययन करें, क्या करें। पंचांग देख करके ही यदि बताया जाए तो अच्छा रहेगा। लग्न कैसे बताएं, आज उसका विषय नहीं है, इसलिए हम लग्न वाली बात आज नहीं करेंगे, आज हम ग्रह वाली बात ही करेंगे। तो उसको बताने लग जाएंगे तो और भी एक्स्ट्रा बात हो जाएगी। तो ग्रह किस राशि में है समझ में आ गया हम लोगों को। विशेष हमको शनि चाहिए, क्योंकि शनि की ही बात चल रही थी। तो शनि है अभी कुंभ राशि में, ये तो सबको पता है, अभी शनि कुंभ राशि में था। तो आप गिनना है अब आप जैसे नवल दुबे जी का जो राशि है, नवल के हिसाब से मैं राशि ले लेता हूँ। जन्म राशि आपका कुछ भी हो वो मत बताइए, वो गुप्त रहना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए, ठीक है। शनि की ढैया का आप लोग नियम लिख लिए कि जन्म राशि से चौथे अथवा 8वें राशि में जब शनि गोचर वश आते हैं, तब उस जातक के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होती है, ठीक है। ढैया यानी कि एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहते हैं, तो ढैया रहेगा, अर्थात 2.5 वर्ष रहेंगे एक राशि में। तो मान लीजिए वृश्चिक राशि किसी जातक का, उदाहरण के रूप में समझिए, दीपाली जी ध्यान दीजिएगा उदाहरण पे, आपके राशि के अनुसार भी अभी देखेंगे। अभी शनि कुंभ राशि में, तो मेन जो पॉइंट है, लक्ष्य क्या है, कुंभ राशि। अब जिसके राशि से कुंभ राशि है लक्ष्य, जिसके राशि से कुंभ राशि चौथा हो या 8वां हो, जिसके राशि से कुंभ राशि चौथा हो अथवा 8वां हो, उसी राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चलेगी। जैसे नवल जी की वृश्चिक राशि, हम नवल के आधार पर वृश्चिक राशि मान लें, वृश्चिक राशि है जातक, तो वृश्चिक से कुंभ तक गिनिए। तो कुंभ तक क्यों, क्योंकि शनि की राशि तक गिनना है ना। क्या नियम कहता है, जन्म राशि से चौथे अथवा 8वें शनि राशि में जब शनि गोचर वश आते हैं, तो वृश्चिक से कुंभ तक गिने, तो वृश्चिक धनु मकर कुंभ चौथे राशि, अर्थात वृश्चिक राशि वाले जितने जातक होंगे उनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कब से प्रारंभ हुई, जब से शनि कुंभ राशि में आए तब से प्रारंभ हुई, और कब तक चलेंगे, जब तक कुंभ राशि में रहेंगे तब तक चलेंगे, ठीक है। तो वृश्चिक राशि वाले, तुम भी वृश्चिक राशि वाले, मेरा सब फिट होता तो अभी जो वृश्चिक राशि वाले जो भी होंगे, वृश्चिक लग्न वाले नहीं, वृश्चिक राशि वाले बोले तो जिसके लग्न कुंडली में शनि चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हो, उसके लिए वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंभ राशि में चलने शनि तो अभी 7.5 चल रही है। दीपाली जी कौन सा वो देखते हैं आप, मिनी राशि देखते होंगे मुझे लगता है अभी। अच्छा मीन, हाँ,
तो मीन राशि से गिनिए कुंभ राशि तक कितना आता है? चौथा आता है कि आठवां आता है? हाँ हाँ, मीन राशि ही मानेंगे ना। तो मीन राशि से कुंभ राशि तक गिनिए कितना आएगा? 12 आएगा कि चौथा आएगा? कोई नहीं, दोनों में से बची है। चौथा नहीं है ना चौथा ही आएगा ना आठवां ही। नहीं, आठवां आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर शनि की ढैया नहीं चल रही है। बिल्कुल 12वां आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लग्न से नहीं देखना, बिल्कुल सही बात है नवल दुबे जी। तो जन्म राशि से शनि की राशि तक गिनना है। यदि चौथा हो तो भी ढैया है, यदि आठवां हो तो भी ढैया है। अब सचिन की राशि कुंभ है, तो कुंभ राशि से कुंभ तक गिनेंगे तो एक ही आएगा। इस पे ढैया नहीं चल रहा है, क्योंकि चौथा होना चाहिए, आठवां होना चाहिए। और कोई राशि बताएं? मेष राशि वालों के लिए बताइए आप लोग, इन पे ढैया चल रहा है कि नहीं? अभी ढैया ही सीखे आप, 7.5 ही नहीं सीखे। मेष राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। ढैया कब चलेगी? जब चौथे हो या आठवें हो। गिन के बताइए। दीपाली जी आप बताइए, सचिन जी आप बताओ, रीना जी भी बहुत दिन बाद आई है कक्षा में। हाँ चल रही है, सही कह रहा है ऋतिक। अरे कुत्ता, नहीं चल रही। बाल्टी तो 1 घंटा बाद लाया। मिथुन राशि से बताइए, मिथुन राशि वालों के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ढैया? मेष राशि वालों पर ढैया नहीं चल रहा है, क्योंकि मेष राशि से हम शनि की राशि, आज जिस राशि में शनि है अर्थात कुंभ राशि तक गिने तो 11वां आया। तो 11वें में तो होता नहीं, चौथे हो या आठवें हो तो होता है। मिथुन राशि वालों के लिए मिथुन राशि वालों के लिए बताइए कितना चल रहा है? मिथुन से गिनिए शनि की राशि कुंभ तक। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ 9वां आ रहा है, अर्थात नहीं चल रहा है। जब चौथा आएगा, आठवां आएगा तो ही चलेगा। सब लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, लेकिन आदमी को लगता है कि बहुत कठिन है नहीं। शनि की ढैया समझ में आ गया सभी लोगों को? जब तक पता नहीं। सब लोग कंफर्म करिए, फिर छोड़ूंगा। शनि की ढैया सबको आ गया है? सचिन जी, सचिन जमीन जी को आ गया। सचिन कुमार के नाम से आते हैं, आपको आ गया समझ में शनि की ढैया? आप प्रश्न पूछ रहे थे। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल पूर्ण कोशिश रहेगा कि अवश्य हम आए। बाकी देखते हैं जैसा समय मिलता है। नहीं, मिथुन से 8 कैसे हुआ? मिथुन से गिनिए। मिथुन को भी लेना है साक्षी जी। मिथुन 1, कर्क 2, सिंह 3, कन्या 4, तुला 5, वृश्चिक 6 और धनु और मकर और कुंभ नहीं आएगा। 9 आया ना साक्षी जी? कहाँ हुआ? हाँ, मिथुन को भी लेना, जिसको गिन रहे हैं, जिससे उसको भी गिनना है। वहां तक गिनना है जहां तक गिनना है। चलिए, तो भैया तो सबको समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरह से। अब शनि की 7.5 पे बात करते, इसका फल क्या होता है उस पर हम बात चर्चा करेंगे। शनि की 7.5 ये क्या है लिखिए? जन्म राशि से 12वें राशि में जब शनि गोचरवश
आते हैं तो शनि की 7:30 प्रारंभ हो जाती है। ये जब से प्रारंभ होती है तब से 7.5 वर्ष तक रहती है। जन्म, अब ये हम लिख तो रहे हैं पुनरावृत्ति उसी को, लेकिन इसको हम दूसरे भाषा में दूसरे तरीके से बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं परिभाषित के रूप में। शनि जब जन्म राशि से 12वें राशि में गोचरवश आते हैं तो इस मनुष्य को बाहर बैठाएगा। गोचरवश आते हैं तो शनि की 7:30 प्रारंभ होती है और जब जन्म राशि में ही रहते हैं तो मध्य तथा जन्म राशि से अगले राशि में शनि रहते हैं तो अंत अर्थात उतरती 7:30 कही जाती है। छोटो कर दो तुम। जन्म राशि को मानना है यहाँ पर, प्रसिद्ध को नहीं, जन्म राशि के आधार पर। दोनों में बहुत अंतर है महाराज। महादशा अलग है, वो लग्न कुंडली के आधार पर देखते हैं। 7.5 ढैया जो देखते हैं वो हम गोचर के आधार पर देखते हैं। दशांतर के साथ लग्न कुंडली देखते समय देखते हैं ना, ये तो गोचर कुंडली है, गोचर के आधार पर देखते हैं।
लठ मंगा लीजिए इनके लिए। देख रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिना लठ का काम भी नहीं चलेगा। अब दिख रहा है? फोटो कर देंगे। दिख रहा है सभी लोगों को? कई लोगों ने लिख लिया, सचिन जी ने, प्रीति जी ने, अभी पंडित जी ने, अवनीश जी ने और कृष्ण गोपाल जी। और किन किन का हो गया? सतीश जी, भारद्वाज जी आप नहीं लिख पाए हैं? आगे भारद्वाज जी, मन्नू तिवारी जी भी लिख लीजिए। वाह, आई प्राउड ऑफ यू। फोटो कर देंगे। इतना ही रहेगा, वो बिल्कुल ना दिखेगा ना। यहाँ बैठे भाई अभी फोटो में ले रहे, शर्म ना आ रही होगी तुम्हें? बिल्कुल लिखिया करो कहीं फोटो ले रहे। ये प्रिंस जी को दिख ही नहीं रहा है, दुनिया लिख भी ली। ऊपर का लाइन है क्या? शनि जब जन्म राशि से 12वें राशि में गोचरवश आते हैं तो शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है, और जब जन्म राशि में रहते हैं तो मध्य, तथा जन्म राशि से अगले राशि में जब आ जाते हैं तो अंत अर्थात उतरती 7.5 कही जाती है। तो जब जन्म राशि से 12वें राशि में आते हैं तो चढ़ती 7.5, अर्थात जब जन्म राशि से 12वें राशि में शनि रहते हैं उस समय क्या कहेंगे? चढ़ती 7.5। 12वें राशि में होंगे तो चढ़ती 7.5, जन्म राशि में रहेंगे तो मध्य की 7.5, और जब लास्ट अर्थात जन्म राशि से अगले राशि में आ जाए तो उतरती 7.5 कही जाती है। चढ़ती, मध्य और उतरती, अर्थात 3 राशि में जब शनि रहते हैं तब 7.5 का इफेक्ट रहता है। एक जन्म राशि से पिछले राशि में, एक जन्म राशि से अगले राशि में, और जन्म राशि में। प्रभाव बता देंगे, परेशान में आ गया आप लोगों को, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे ना। समझे नहीं होंगे, समझेंगे कब? जब वो करेंगे। इसका उदाहरण के रूप में समझिए शनि की 7.5। किसी की भी राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए देख लेते हैं। अभी किस राशि में है शनि? कुंभ राशि में। तो वृश्चिक राशि वालों के बाल से गिनेंगे हम शनि का कुंभ राशि कितना आएगा? वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। चौथा आ रहा है, ढैया चल रहा है, 7.5 चल नहीं सकता। इस पे ढैया चलेगा, उसमें 7.5 नहीं चलेगा। जिसमें 7.5 चलेगा उस पर ढैया नहीं चलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों फैलिए है नहीं। आप कुछ मत करो, आप जिस राशि में शनि है ना उस राशि को पकड़ लो, कुंभ राशि को पकड़ो, ठीक है? कुंभ राशि पकड़ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक राशि पिछले राशि अर्थात मकर राशि, और एक राशि अगला राशि अर्थात मीन राशि। अब ये तीनों राशि जो है 7.5 से इफेक्टेड। ये तीनों राशि, जिस राशि में शनि है उस राशि से अगला और पिछला, और जिस राशि में शनि है उस राशि, या तीनों जो राशि है इन तीनों के ऊपर शनि की 7.5 है। किसी पर मध्य की 7.5 है, किसी पर चढ़ती 7.5 है,
किसी पे उतरती 7.5 है। अब आप लोग बता सकते हैं, चलिए बताइए, कमेंट करिए कि कौन से राशि है जिन पे चढ़ती है, कौन सी राशि जिस पे उतरती है, और कौन सी राशि जिस पे मध्य की है। यही तीनों राशि हैं। अभी जिस राशि में शनि है उसको बीच में लीजिए, उससे एक पिछला राशि, उससे एक अगला राशि, फिर शनि की 7.5 या तो चढ़ती होगी या उतरती होगी या मध्य होगी। मकर में चढ़ती है, मकर राशि से 12वें राशि है, यानी कि चढ़ती है। बहुत सुंदर। मीन में क्या है? नक कटो। मीन में मध्य होगा। मध्य तो उस राशि में होगा जिस राशि में शनि है, ये है ये मध्य। मध्य होगा। हाँ, मकर मीन में जो है चढ़ती है, क्योंकि इससे 12वें है। मीन राशि वालों के लिए शनि की कुंभ राशि क्या है? 12वां राशि है। तो मीन राशि वालों के लिए कुंभ राशि में जब शनि आए हैं तो क्या है? ये चढ़ती है। मीन राशि वालों के लिए चढ़ती है, मकर राशि वालों के लिए उतरती है। क्योंकि जब जन्म राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, अगले राशि में जाते हैं, उतरती होती है, और उससे पिछले राशि में जाते हैं तो चढ़ती होती है। तो कुंभ राशि से पिछले राशि में थे, मीन राशि पिछले राशि में थे, तो ये क्या था? चढ़ती गधा, फिर उतरती कह रहा है। हाँ, 12वें राशि उतरती और दूसरी राशि नहीं, 12वें राशि चढ़ती और दूसरी राशि उतरती है। कुंभ में तो मध्य है ही, जिसमें शनि है वो तो मध्य है। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 क्या चल रही है? मध्य चल रही है। और जब मीन राशि में चले जाएंगे तो क्या चलेगी? उतरती हो जाएगी कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए तो मीन राशि में जाते ही उतरती हो जाएगी ना, क्योंकि इससे दूसरे में आ गए। मीन राशि में जब आएंगे तब की बात कर रहा हूँ, मीन राशि में आएंगे तब की बात मैं कह रहा हूँ। और मकर राशि वालों के लिए उतरती है, क्योंकि मकर राशि से अगले राशि में चले गए हैं शनि, कुंभ राशि में। कुंभ वाले बीच वाले हैं, कुंभ वालों के लिए बीच में है। अभी मकर में कुंभ के लिए क्या था? चढ़ती था, लेकिन कुंभ में आ गए तो कुंभ वालों के लिए मध्य हो गया। अब मीन में जाएंगे कुंभ वालों के लिए क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहते हैं, तो 3 राशि में रह रहे हैं, इसलिए 7.5 वर्ष हो गए। इसका और भी समझिए, जिस राशि में शनि होते हैं ना, उस राशि वालों को भी इफेक्ट करते हैं, और उससे एक पिछले राशि और एक अगले राशि, अर्थात जहां भी शनि रहते हैं उस राशि को और आगे पीछे कुल मिलाकर 3 राशि को प्रभावित करते हैं। इन्हीं 3 राशि को 2.5 वर्ष अगर जोड़े तो 7.5 होता है, इसलिए कहते हैं शनि की 7.5 मतलब 7.5 वर्ष उस व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट रहेगा शनि का। और मीन में चढ़ती है, दीपाली जी, मीन में चढ़ती है। बहुत सुंदर, अक्षय मिश्रा जी, मीन में चढ़ती, मीन में रहेंगे, बिल्कुल सचिन जैमिन जी, जैमनी या जैमन, अच्छा जैमन, क्योंकि थ्योरी पढ़ी है दीपाली, थ्योरी पढ़ी है। पहले हमने आपको परिभाषा थ्योरी बताया था ना, उसको पढ़िए। ढैया सहित 3, नीरज जी, नहीं ढैया तो इसको सहित नहीं लेंगे ना, वो तो अलग रहेगा ना। ढैया जब आता है तब 7.5 ही नहीं रहता है। कुंभ राशि 12वां है कि दूसरा है? मकर से दूसरा है ना, तो दूसरा में उतरती होता है ना, 12वें में चढ़ती होता है। धनु में रहे होंगे तब मकर के लिए चढ़ती है। तो मेष राशि है उसके लिए जब मीन राशि में आएंगे तो चढ़ती, मेष में रहेंगे तो मध्य, वृष में रहेंगे तो उतरती। तो कुंभ से जब मीन में आएंगे तो चढ़ती हो जाएंगे, समझ में नहीं आया, ऊपर तक आएगा। ये कहना चाहे गुरुदेव, आप ये कहना चाहे गुरुदेव, सुनो,
मीन में आएगी। हाँ बोलिए। मीन आएगी, मीन की मध्य आएगी। जिसकी कुंभ से जब मीन अच्छा लो सुनो, अभी जो थ्योरी में लिखाया मैं वो समझ किसके लिए लिखा है? थ्योरी पढ़िए, इसको भूल जाइए, छोड़िए, पहले थ्योरी पढ़िए, बड़े आराम से, सभी लोग को समय दे रहा हूँ। आज का जो विषय है वो पूरा करके छोड़ेंगे, चाहे 9:30 बजे चाहे 10 बजे। जो मैंने पहले थ्योरी दिया उसे पढ़िए, क्या है लिखा हुआ। मैं इसलिए 2 बार लिखा, पुनरावृत्ति लिखाया हूँ, शुरुआत में छोटा, फिर दोबारा फिर मैं लिखाया हूँ बड़ा करके, बृहद करके। मुझे पता था कि पगलाएंगे आप। अजय चौबे जी बता देंगे क्या क्या प्रॉब्लम, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरना है, बताएंगे वो भी। पहले ये तो समझ ले लीजिए सभी को, आराम से पढ़िए, जिनको जिनको नहीं समझ में आ रहा है। विद्याधर आचार्य जी ऊपर तक गौतम आज जल्दी पढ़ो तुम। शनि जब 12वीं राशि में रहेंगे, जिस भी राशि तो में साढ़े साथी रहेगी, प्रारंभ शनि होती जिस है। भी राशि में रहेगी, उससे एक राशि पहले चढ़ती होगी। हाँ जो जिसमें रहेगी वो मध्य हो गई। मध्य होगी, उससे, हाँ समझ गया। उससे अगले में उतरती है। जिस भी राशि में रहे, उससे एक राशि पहले चढ़ती। सही है, चढ़ गधा हो जो लिखाया हूँ, पढ़ उसको। पढ़ो क्यों कर रहा है गधा? कुंभ कुंभ तो मध्य आएगी। बातें कुंभ तक पीछे कौन सी जावे? मकर मकर। मकर तो गई ना मेरा, कुंभ के पीछे में, जब कुंभ में रहेंगे, देखो कुंभ मकर का तो गई ना। है गधा, सुनो, कुंभ का है, बीच और अभी शनि है जहाँ में। अब हम कुंभ राशि वाले को देख रहे हैं कि कुंभ राशि वाले को शनि कब रहे थे वो चढ़ती 7.5, क्योंकि कुंभ राशि में शनि है, तो कुंभ राशि वाले जितने हैं उनके लिए मध्य है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, मध्य आपको है। पता लगी जिस राशि में शनि है उस राशि वालों के लिए मध्य की 7.5 है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इससे पिछले राशि में, अर्थात जब मकर राशि में रहे होंगे शनि, तो कुंभ राशि वालों के लिए चढ़ती 7.5 रही होगी। जब मकर राशि में होंगे, अर्थात आज से 2 साल पहले होंगे, मकर राशि में होंगे तभी तो कुंभ राशि में आए हैं। तो मकर राशि में जब शनि होंगे उस समय कुंभ राशि के लिए चढ़ती था, तो चढ़ती 2.5 साल इसमें रहे, तो कुंभ राशि के लिए चढ़ती 7.5 रही। फिर कुंभ राशि में आ गए, कुंभ राशि के लिए मध्य का हो गया। अब हम कुंभ को ही मेन कर रहा हूँ, कुंभ राशि वालों के लिए बता रहा हूँ कि कब से प्रारंभ हुआ 7.5। कुंभ राशि वालों के ऊपर तब से ही शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई, जब से मकर राशि में शनि आए। तो 2.5 वर्ष मकर राशि में रहे तो चढ़ती 7.5 रही। अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं शनि, तो मध्य की 7.5 चल रही है। अभी कुछ दिन के बाद मीन राशि में आ जाएंगे शनि, तो भी कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 रही है, लेकिन वही है, उतरती रहेगी, क्योंकि कुंभ राशि से अगले राशि में शनि आ गए, इसलिए मीन मत हो जाएगा। तो कोई करो मीन मध्य हो जाएगा। तू ना बोलो। हाँ तो सही कह रहा है ना, मीन मध्य हो जाएगा। जब शनि मीन में आ जाएंगे तो मीन मध्य हो जाएगा। इफेक्ट तो पड़ेगा, कुंभ मीन को पड़ेगा, फिर अगले को पड़ेगा मेष को। हाँ, फिर मेष को पढ़ने लग जाए, फिर मकर छूट जाएंगे। हाँ, अर्थात मीन राशि में जो ही शनि आएंगे तो मकर का काम खत्म। अब कुंभ पे रहेंगे, मीन पे रहेंगे और मेष पे रहेंगे। कुंभ से उतर गया ना बोलते हो। कुंभ पे काय को उतरेंगे, 2.5 साल कुंभ में तो उतरती रहेगी, 2.5 साल चलेंगे। फिर मीन से छोड़ करके जो ही मेष में आए तो ही कुंभ को काम खत्म। फिर मीन में रहे, मेष में रहे और वृष में रहे। अब अपनी अपनी ये बताओ, राशि बताओ। अब ऐसे ही चल रहा होते हो। यही बड़े से आएगा समझ में? अब कुंभ भी चल रहा है तो 7.5 सब हैं। 2004 के बंदा अच्छा छोड़ो, एक चीज और बता देते हैं, चलिए। चंद्र कुंडली बनाना जानते हो आप? हाँ, चंद्र कुंडली बनाना जानते हो? तो जिसका 7.5 देखना उसका चंद्र कुंडली बना लो, इतना कर लोगे? और कछु बताओ? चलो जो कर लो, ये भी हम दस्ते बना लो। चलो, इससे भी यदि समझ में आ जाए तो भगवान की कृपा होगी, छोड़ेंगे नहीं बिना समझाए। संजय उप्रेती जी, हाथ नहीं छोड़ना है ऐसे किसी को। तो मैं ही बता दूंगा बोलते हो। अरे तुम तो चुप रहो बस।
वो करो, नाइट्रोजन गैस डालो। हाइड्रोजन बोलेंगे, कहते हाइड्रोजन। हाइड्रोजन छोटा सा कमरा है कहते हैं साउंड प्रूफ। तुम यहाँ बैठ करके एयरबड सर्वर कर रहे हैं। नाइट्रोजन ही बन जाए। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर। चंद्र कुंडली आपको बना लेना है, जिसकी भी 7.5 आपको देखनी है उसकी चंद्र कुंडली बना लीजिए। तो ये मान लीजिए किसी की भी चंद्र कुंडली, आपकी क्या है चंद्रमा, किस राशि में, तुला में, तो तुला बना लीजिए। तुम्हारा जिस राशि में चंद्रमा है वहीं से चंद्र कुंडली प्रारंभ होती है। चंद्र कुंडली सब लोग जानते होंगे, ये चंद्र कुंडली है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा इनके तुला राशि में, अर्थात इनका जन्म राशि क्या है, तुला। तो आपको चंद्र कुंडली बनाना है सीधे, चंद्र कुंडली बना लीजिए। केवल चंद्रमा को बैठाना और किसी को नहीं बैठाना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5, 6। अब चंद्र कुंडली तुला राशि से, अर्थात आपका जन्म राशि क्या है, तुला। तो जब भी शनि कन्या राशि में आएंगे तो आपके शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। 12वें राशि आ गए ना जी। कन्या राशि में आएंगे, शनि की चढ़ती 7.5 रहेगी। किनके लिए, जिनका जिनका तुला राशि होगा सबके लिए। जब तुला राशि में शनि आएंगे तो मध्य की 7.5 रहेगी, और वृश्चिक राशि में रहेंगे तो अंत उतरती। किसके लिए, तुला राशि के लिए। अब आई शनि, अब वो ना आई, फिर से बता रहा हूँ। अरे नहीं आया, जबरदस्ती नहीं आया, डंडा बता दीजिए। डंडा लाना ही पड़ेगा। राम दाम दंड, फिर दंड, शाम दाम तक कर रहा होगा, फिर दंड वाला काम स्टार्ट होगा। बताओ कोई अपनी जन्म राशि उसका दिखा दें, किस राशि में आएंगे तो उसके लिए आ जाएंगे। लिखो बोल दे। तुम नहीं बताओ, कुंभ राशि पगलाए थे। दो वाले चलो, 2, 3, 4, 5। गुरुदेव जन्म राशि बताइए। आप चुप रहो, जो बता दिए देख लो। अब वृष राशि वालों के ऊपर कब शनि की 7.5 प्रारंभ होगी, जब शनि किसमें आएंगे, मेष राशि में। जो ही मेष राशि में आए तो वृष राशि वालों के लिए शनि की चढ़ती 7.5 हो जाएगी। वृष राशि में रहेंगे तो वृष राशि वालों के लिए मध्य 7.5 रहेगी, और मिथुन राशि वाले में रहेंगे तो अंत की 7.5 रहेगी। किसके लिए, वृष राशि वालों के लिए। अब बताइए क्या कहते हैं आप लोग, साक्षी जी, दीपाली जी, कृष्ण गोपाल जी, नवल दुबे जी, नीरज जी को तो आ ही गया समझ में। जब तक करेक्ट में ना पहुंचे, जब तक वृष राशि दुखी। अब तो आएगा योगी समन को कहने का तात्पर्य ये होता है, जब तक करेक्ट में ना पहुंचे तो वृष तक वृष की ले ही जाएगी। राहुल जी कह रहे हैं आ गई, तबीयत खराब हो गया। इससे तो छींक लेता वो खराब नहीं लगता है जितना नहीं छींकने से खराब लगा। दिख रही हो दादा। क्लियर हो गया। शनि एक बार लगन कुंडली में दिखा दो। लगन कुंडली से मतलब नहीं है रीना जी, लगन कुंडली मतलब इसमें चंद्र कुंडली के आधार से ही देखना है। कपिल शर्मा जी कह रहे हैं आ गई। चलिए, तो शनि की 7.5 ढैया समझिए। अब देखिए इसका प्रभाव क्या होता है वो समझिए। आपको लघु पाराशरी पढ़ा दिया हूँ। जब भी किसी की कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों, स्वगृही या उच्च के हों, या योग कारक हो, कौन, शनि, यह स्थिति विशेष करके योग कारक जब पूर्ण होते हैं, मकर, कुंभ, वृष या तुला, 3-4 लग्न में शनि अच्छे माने गए विशेष। मकर, बाकी मिथुन और कन्या लग्न में भी शनि ज्यादा खराब नहीं होते हैं। शेष अच्छे जो होते हैं वो वृष, तुला, मकर और कुंभ राशि में शनि होते हैं। तो कुंभ लग्न वालों के लिए शनि होते हैं। तो लग्न कुंडली में, चाहे लिख लीजिए इसको, लग्न कुंडली में शनि यदि योग कारक हो तो शनि की ढैया और 7.5 शुभ फल प्रदायक होती है। तो शुभ फल प्रदायक कैसे होगी, अर्थात आपको संघर्ष कराएगी, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। शनि की 7.5 या ढैया किसी के ऊपर चल रहा है तो उसको कह दो भैया आप मेहनत करना प्रारंभ कर दो। भले उसके लिए शनि कितने भी योग कारक हो लग्न कुंडली में, लेकिन वो मेहनत नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। तो शनि की 7.5 और ढैया आदमी क्या करना चाहिए,
अधिक से अधिक मेहनत करना चाहिए। लिख लो चलो। लग्न कुंडली में यदि शनि योग कारक हो तो उस जातक के लिए शनि की ढैया और साढ़े साती अशुभ फल दायी नहीं होती है। और यदि लग्न कुंडली में शनि मारक अस्त या नीच राशि में या शत्रु राशि में हो तो उनकी भैया और साढ़े साथी अत्यंत कष्टकारी होती है। लिख लीजिए फिर बताते हैं। कहते हैं कि शनि की जो ढैया है वो तो ठीक है, जो साढ़े साती है, जो चढ़ती साढ़े साती है वह सिर पर होती है, और जो मध्य की साढ़े साती है वो हृदय और पेट में होती है, और जो उतरती साढ़े साती है वो पाँव में कही गई है। तो जहां पर साढ़े साती हो वहां पर विशेष कष्ट देगा। सिर पर कष्ट देने का मतलब है व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित करता है, करना चाहिए कुछ, कराएगा कुछ। कब? जब शनि किसी के लग्न कुंडली में अच्छे ना हो और उसके लिए शनि की साढ़े साती चल रही हो। ये देखना पड़ेगा आपको उसमें पंचांग में, देखिए कब से प्रारंभ हुए हैं, थोड़ा मेहनत करिए, कब से स्टार्ट हुए। पंचांग देखते रहना चाहिए, ये गोचर का आपको हमेशा देखते रहना पड़ेगा, कब किस राशि में। डेली का याद होना, यहाँ तक कि ज्योतिषियों को याद होना चाहिए कि किस दिन किस राशि में। बिना रास्ते चलते कोई पूछ लिया आपको, बताओ मंगल किस राशि में, खट से बोलो कर्क राशि में। बोले कब आए हैं, बोलो अभी परसों तरसों आए हैं। कब तक रहेंगे? अरे महाराज जल्दी ज्यादा 1.5 महीना रहेंगे, 45 दिन रहता है ना मंगल। स्वगृही और मारक हो, देखिए इसमें स्वगृही की आवश्यकता नहीं है। यदि मारक हैं और व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति बन रही है, क्योंकि आपको हम बताए थे, लघु पाराशरी पढ़ाए थे, मारक का फल तब देंगे जब आयु खंड आ जाए तब। यदि आयु खंड नहीं है और स्वगृही है शनि और किसी योग कारक ग्रह से देखे वेखे हुए जाते हो, लगने सोगने से देखे जाते हो, तो सब फल प्रदायी होंगे। देखिए शनि के साढ़े साती व्यक्ति को मेहनत करने के लिए कहती है। यदि लग्न कुंडली में शनि की स्थिति ठीक है तो व्यक्ति का मेहनत का फल मिलेगा शनि की साढ़े साती में। और लग्न कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो मेहनत तो करवाएंगे ही लेकिन फल नहीं देंगे, स्थिति खराब है तो। उपाय परिहार तो बोलो। उपाय उपाय शनि का दान जब
वैसे सबसे अच्छी उपाय है कि ग्रहों के देवताओं का जप करिए, पूजा पाठ करिए, ग्रहों से अच्छा फल वो देते हैं। शनि का हनुमान जी। जैसे शनि को और हनुमान जी कह लीजिए, और सबसे अच्छा शनि का है, शनि के हैं काली मैया, काली माता जी की उपासना अर्थात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जी इस बीज मंत्र का जप करवाने से शनि से संबंधित जितना भी कष्ट है वह अतिशीघ्र निवारण होता है। ये बहुत ही प्रभावशाली शनि का उपाय है, बीज मंत्र, इसको नवारण मंत्र कहते हैं, नवारण मंत्र कहा जाता है। शनि की 7.5 में दशा और महादशा का भी रोल ऐसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए शनि की 7.5 या ढैया चल रही है और दशा भी उस शनि का ही चल रहा है और खराब है आपकी कुंडली में शनि, तो अत्यंत अशुभ हो गया उस समय। मान लीजिए दो विष हो गया ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, शनि की ढैया 7.5 भी चल रही है और शनि की दशा महादशा चल रही है और लग्न कुंडली में शनि अच्छे नहीं है, तो महादशा के कारण भी अशुभ देंगे और ढैया चल रहा है वो भी अशुभ देंगे। तो समझ लीजिए व्यक्ति खत्म खत्म, मतलब अत्यंत परेशान या अत्यंत कष्ट। जैसे गुरुदेव केतु राहु की दशा चल रही है ओम साथ में। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, इसको नवारण मंत्र कहा जाता है। ये शनि का बहुत प्रभावशाली मंत्र है शनि के लिए। माला किस यूज करना चाहिए गुरुदेव? रुद्राक्ष माला? सब रुद्राक्ष, ग्रहों के जप के लिए रुद्राक्ष की ही माला विशेष श्रेयस्कर है। शराब संपुट, भैया हमें नहीं पता शराब संपुट क्या होता है। रीना जी कह रहे हैं मैं रोज करती हूँ, बहुत बढ़िया। मंत्रों में इनका शराब को सेवन ना शनि यदि उच्च के होकर अस्त हो, ये अच्छे नहीं होते, उच्च हो चाहे कैसे, यदि अस्त हो गए कोई भी ग्रह वो अच्छे नहीं माने जाएंगे, वह अपना शुभ फल प्रदान करना बंद कर देंगे, तब वो। अच्छा सावर संपुट, अच्छा ये सावर मंत्र का संपुट तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सावर मंत्र विशेष प्रभावशाली होता है, हर व्यक्ति के लिए वह ठीक नहीं है। सावर मंत्र बहुत प्रभावशाली होता है, उसका जब वही करेगा जो उसके मतलब गुरु परंपरा से है। सावर मंत्र मतलब वो है उस प्रकार से, हिंदी में सुने ओम हे देवी ओम फट फट स्वाहा, उनके शत्रु नाशय नाशय, मतलब हिंदी में जो लिखा रहता हनुमान है, जी का होता है जैसे सांप वाम झाड़ने वाला मंत्र सुने हो कभी, वो सब सावर मंत्र, बिच्छू झाड़ने वाला मंत्र वो सावर मंत्र है। सिखाओ गुरुदेव। मतलब सिखाओ सब कुछ, ज्योतिष सिखाओ तो सावर मंत्र सिखाओ, हद हो गया। तो और भी अशुभ हो जाएगा, शनि मारक भी है, अस्त है, और भी अशुभ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इतना शनि की 7.5 ढैया होगी, अब हेडिंग डालते हैं क्या, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, पहला, यदि षष्ठेश ऋक भाव में स्थित हो तो हर्ष नामक विपरीत राज, अभी लिख लो फिर इसको समझाएंगे आपको, राजयोग होता है। दूसरा, यदि अष्टमेश त्रिक भाव में स्थित हो सो सरल नामक विपरीत राजयोग होता है।
तीसरा, यदि द्वादशेश त्रिक भाव में स्थित हो तो द्वादशेश त्रिक भाव में स्थित हो तो विमल नामक विपरीत राज योग होता है। बिल्कुल है नीरज मिश्रा जी। गुरुदेव ये भी त्रिकी भाव है, छठ बार हाँ तो छह बार है ही या तो। उसमें मतलब बिल्कुल कभी बताएंगे, पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं। नहीं संजय जी, शराब जो है वो विशेष करके शुक्र देते हैं। अभी नई बात सुने होंगे आप लोग, शुक्र राहु देते हैं शराब, शनि शराब नहीं देते हैं। शनि का जो तत्व है शनि का जो तत्व है वो है वायु तत्व। शनि तेल देते हैं नहीं जी, शनि शनि जो है वो वायु तत्व के हैं। तो नशा जो देंगे वो वायु वाला, धूम्रपान देंगे शनि। हाँ धुआं वाला, वेरी गुड। तो धूम्रपान देते हैं शनि। दशा में भी अंतर जी गांजा, बिल्कुल चरस गांजा इस प्रकार का। और जो शुक्र है ना वो देते हैं शराब, चंद्रमा देते हैं शराब। महाराज चंद्रमा ऐसे शराबी बनाते हैं, किसी के सप्तम भाव में यदि अकेले चंद्रमा बैठे हो, उस पर किसी शुभ ग्रह आदि की दृष्टि ना हो तो भयंकर शराबी हो सकता है। अकेले उच्च के बैठे हैं, उच्च के हैं ना, तो काहे टेंशन है, उच्च के गाड़ी घोड़ा इस कंपनी का मालिक भी रखते हैं, वो जुए वाले बीड़ी। हाँ बीड़ी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ? मैं कहना चाह रहा जैसे हूँ गाड़ी तो घोड़ा या किसी दुबई वाली कंपनी का मालिक भी बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भाई दूसरी बात चल रही है, तुम लोग काहे बीच में ला रहे था। नशे की बात कर रही है गुरुदेव को लिखित में लिखवा। चलिए ये समझ गए विपरीत राजयोग। अब मैं ये तो आप लिख लिए हैं, 3 प्रकार का विपरीत राजयोग होता है। एक हर्ष, दूसरा सरल और तीसरा विमल। हर्ष सरल विमल। हर्ष मतलब 6, सरल मतलब 8, विमल मतलब 12। विपरीत राजयोग याद कर लीजिए, त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में ही बैठे हो। त्रिक भाव के स्वामी यदि त्रिक भाव में ही बैठे हो तो विपरीत राजयोग होता है। अब इसमें मतांतर क्या है उसे समझिए। मतांतर मतलब क्या क्या कहा जाता है, विपरीत राजयोग क्यों कहे, पहले इसे भी समझ लीजिए। विपरीत का मतलब क्या, उल्टा राजयोग। क्योंकि त्रिक भाव जो होता है यहाँ के स्वामी, इधर देखो उधर बात मत करो, त्रिक भाव के स्वामी जहां भी जाते हैं उस भाव को कमजोर करते हैं, नुकसान करते हैं। जैसे त्रिक भाव अर्थात 6, 8, 12 भाव के स्वामी जहां भी जाएंगे उस भाव के लिए क्या है, अनिष्ट कारक है। यदि शुभ भाव में चले गए, 6, 8 और 12 भाव के स्वामी कौन है, कोई भी है। यदि पंचम बैठे संतान के लिए हानिकारक, सप्तम बैठे पत्नी के लिए विवाह के लिए हानिकारक, नवम में भाग्य के लिए, दशम में कर्म के लिए, एकादश में लाभ के लिए, और लग्न में शरीर के लिए, द्वितीय भाव में धन वाणी के लिए, तृतीय भाव में भाई के लिए, और चतुर्थ भाव में सुख के लिए। आपका सुख जो है, जीवन में सुख नहीं पाएंगे, माता के लिए कष्टकारी है, भाई बंधु के लिए, घर वालों के लिए कष्टकारी है यदि त्रिक भाव के स्वामी इन भाव में चले गए तो। लेकिन त्रिक भाव के स्वामी पाप फल दे रहे हैं, त्रिकेश जो होते हैं अशुभ होते हैं। 6 अर्थात रोग के स्वामी, अष्टम अर्थात ये भी रोग के स्वामी, मृत्यु के स्वामी, और द्वादश मतलब खर्च के स्वामी, ये भी कष्टकारी है। लेकिन यदि ये इसी भाव में बैठ जाए तो जहां अशुभ दे रहे थे वहां क्या देने लग गए, शुभ। विपरीत हो गया ना, उल्टा काम हो गया ना। जहां त्रिकेश अशुभ होते हैं
अनिष्ट भाव के स्वामी त्रिकेश अर्थात अनिष्ट भाव के स्वामी अशुभ होना चाहिए, लेकिन यदि त्रिक भाव में हो गए तो क्या दे रहे हैं, शुभ दे रहे हैं, तो हो गया विपरीत। विपरीत मतलब उल्टा हो गया, उल्टा देने लग गए, इसलिए कहते हैं विपरीत राजयोग। अर्थात जहाँ शुभ फल देने वाले थे वहां अशुभ फल देने वाले थे, वहां शुभ फल प्रदान करने लग गए, तो इसीलिए क्या कहे गए, विपरीत राजयोग, मतलब उल्टा। ये अशुभ ग्रह जो अशुभ देने वाले थे वो उल्टा शुभ फल देने लग गए, इसलिए इनका नाम क्या है, विपरीत राजयोग। क्लियर है सब लोग। विपरीत राजयोग त्रिक भाव के स्वामी यदि त्रिक भाव में, अभी मतांतर क्या है वो बताएंगे। अभी ये तो हम बताए कि जो सब लोग बताते हैं उसके आधार पर, लेकिन एक्चुअली में क्या होना चाहिए उसे बताऊंगा मैं आपको। विपरीत राजयोग मैंने विपरीत राजयोग तो कंप्लीट कर ही लें। शुभ होंगे ना, त्रिकेश त्रिक भाव में स्थित होंगे तो राजयोग दे रहे हैं महाराज। त्रिकेश यदि त्रिक भाव में स्थित होंगे तो क्या देते हैं, राजयोग, उसे कहते हैं विपरीत राजयोग। 6, 8, 12 भाव के स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में ही स्थित हो गए तो क्या दे रहे हैं, वो शुभ फल दे रहे हैं, अर्थात वो राजयोग कारक हो जा रहे हैं, शुभ नहीं अत्यंत शुभ फल दे रहे हैं, इसलिए उन्हें राजयोग कारक कहा गया। अब देखिए क्या क्या इसमें ध्यान रखना है, यह ऐड कर लीजिए बात उसमें ही। कहते हैं इनके साथ अन्य कोई भाव के स्वामी बैठे ना हो। त्रिक भाव के स्वामी से मान लीजिए मैं वृश्चिक लग्न की कुंडली बना दे रहा हूँ, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यहाँ पर शुक्र मंगल और बुध ये तीनों हो गए त्रिकेश। इधर देखो लिखिएगा बाद में, मंगल हो गए 6 भाव 6th भाव के स्वामी, बुध हो गए 8th भाव के स्वामी और शुक्र हो गए 12 भाव के स्वामी। यदि द्वादशेश यहाँ बैठ जाए शुक्र, यहाँ बैठ जाए शुक्र या यहाँ बैठ जाए शुक्र, ये शुक्र क्या फल देगा, अच्छा फल देगा, क्योंकि ये त्रिक भाव के स्वामी है, त्रिक भाव में ही बैठ गए। तो कौन सा राजयोग बना, क्या नाम है इसका, विपरीत राजयोग में कौन सा राजयोग, विपरीत राजयोग में कौन सा राजयोग बताइए आप सब लोग, यदि द्वादश भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठे हो तो। बिल्कुल स्वग्रही ग्रह सब शुभ होते हैं। विमल बहुत सुंदर, ये जरूर याद रखिएगा। विपरीत राजयोग तो आप लोगों को अभी याद हो गया होगा कि त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में बैठेंगे विपरीत राजयोग होगा, लेकिन इसका 9वां जरूर याद रखिएगा, यहीं पे लोग बाग फंसते हैं। हर्ष सरल और विमल 6, 8, 12 जैसे बोलते हैं ना, वैसे याद कर लीजिए, हर्ष सरल और विमल, हर्ष सरल विमल, हर्ष सरल और हाँ, हर्ष मतलब 6, सरल मतलब 8 और 12 मतलब विमल, हर्ष सरल विमल, यह 3 प्रकार का विपरीत राजयोग है। अब देखिए इसमें ध्यान किस बात की रखनी है कि यदि मान लीजिए शुक्र 6ठे भाव में बैठे हैं तो इनके साथ अन्य किसी भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए, ना ही इस पर किसी की दृष्टि होनी चाहिए, किसी भी भाव के स्वामी की, त्रिक भाव के अलावा। बात आई समझ में। अर्थात जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं उस ग्रह के साथ अन्य किसी भाव के स्वामी का ना ही युति होना चाहिए ना ही दृष्टि होना चाहिए। अर्थात शुक्र के साथ ना गुरु बैठे हों, ना चंद्रमा बैठे हों, ना सूर्य बैठे हों, ना मंगल तो खैर त्रिक भाव के स्वामी चलेगा, और ना ही शनि बैठे हों और ना ही गुरु बैठे हों। तो इनमें से कोई भी ग्रह यदि इनके साथ बैठ गया, किस ग्रह के साथ, जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो वह उसका विपरीत राजयोगता क्या हो गया, समाप्त हो गया, फिर वह विपरीत राजयोग में गिनती नहीं होगा। अर्थात वह अशुभ देगा, अशुभ देगा अलग बात है, लेकिन विपरीत राजयोग भंग हो गया। बात आगे समझ में, लिख लीजिए नोट में, विपरीत राजयोग बनाने वाले, विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह के साथ यदि कोई ग्रह स्थित हो जाए जो
पैतृक भाव के स्वामी ना हो तो राजयोग भंग हो जाएगा। दृष्टि भी और यदि किसी ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो भी राजयोग समाप्त हो जाए। छठवें भाव में चंद्र राहु गुरु शनि बैठे। दशा किसकी चल रही जितेंद्र जी? गुरुदेव दृष्टि किसी पाप ग्रह की हो तो फिर भी काऊ की दृष्टि हो, अन्य भाव को स्वामी है जाओ तो बाकी कर्म ले जाओ। सबको दाहिने हाथ में पहनना चाहिए, बाएं बाएं हाथ में किसी को रत्न नहीं पहनना चाहिए। कोई रत्न अंगूठी कुछ नहीं बाएं हाथ में, सबको दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। लड़की वाले आदमी को कोई लड़की लड़का कोई भी हो। फिर दूसरी रंग करें। ये सबसे नीचे का देखो, सबसे नीचे की रास्ते राजयोग समाप्त। विपरीत राजयोग जिसके कुंडली बनेगा, जो ग्रह बनाएंगे वह ग्रह अपने से संबंधित शुभ फल प्रदान करेंगे। कैसे देंगे? जैसे मान लीजिए इसमें ये जो हम आपको इससे पीछे बताए थे, इसमें शुक्र बना रहे हैं। शुक्र का संबंधी क्या है? संपद वाहन वस्त्र भूषण निधिम द्रव्याणि तौर्यत्रिकम भार्या सौख्य सुगंध पुष्प मदन व्यापार शय्यालयान। तो जितना भी शुक्र मतलब भौतिकता अर्थात भौतिक चीज की प्राप्ति होगी व्यक्ति को। बढ़िया सुंदर, यदि लड़का है तो लड़की की प्राप्ति, लड़की है तो लड़का की प्राप्ति नहीं। और लग्जरियस, बढ़िया रहना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ बढ़िया स्थिति प्राप्त होगी। वहाँ भौतिक सुख सुविधा, मतलब जो भी ग्रह होगा विपरीत राजयोग लिखना है, लिखना है, लिखना है, नहीं लिखना है। जो ग्रह राजयोग बनाएंगे वह ग्रह अपने से संबंधित सुख फल प्रदान करते हैं। लेकिन देखना, सुख फल तभी प्रदान करेंगे, बस छोड़ ही दे रहे हैं, बस थोड़ा ही और। सुख फल तभी प्रदान करेंगे जब इनकी दशा आएगी। जैसे मान लीजिए मेरे कुंडली में शुक्र जो है वह द्वादश भाव के स्वामी हो गए, किसी भी त्रिक भाव में बैठे हैं तो विमल नामक राजयोग हो गए, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी है शुक्र। लेकिन शुक्र की दशा ही नहीं आ रही है, दशा किसी और की चल रही, जो ग्रह नीच के हैं, जो ग्रह राजयोग बना ही नहीं रहे, उनकी दशा चल रही है। तो दशा तो आनी चाहिए ना, तभी तो किसी को शुभ फल प्रदान। अच्छा, पिछला वाला वाक्य लो। तब नहीं भंग होगा, तब नहीं भंग होगा यदि कोई दूसरा जो होगा, तब तो बड़ और मजा आ जाएगा, फिर तो दूसरा दो राजयोग बन जाएगा ना। बात आई समझ में? जैसे द्वादश भाव के स्वामी मान लीजिए अष्टम भाव में बैठा है तो विमल नामक राजयोग हो गया। अष्टम भाव के स्वामी जाकर के द्वादश भाव में बैठ जाए तो दूसरा सरल नाम का भी राजयोग हो गया। और षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए तो तीसरा भी हो गया हर्ष नामक राजयोग, तो तीन हो गया ना। तो और विपरीत राजयोग की जो प्रभाव है वो वृद्धि हो गई ना, कम थोड़ी ना होगी। तो ये तो और प्रबल राजयोग हो जाएगा। थर्ड लाइन, तो भी राजयोग समाप्त हो जाएगा। कहते हैं और यदि ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए, किसके ऊपर?
जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं उस पर किसी भी ग्रह की अगर दृष्टि भी पड़ जाती है तो भी विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। बाकी चर्चा हम कर लेंगे अब, कई भाव को थोड़े गुरु जी ना, बाकी चर्चा कर लेंगे रीना जी हम लाइव वीडियो में, कई भाव की दृष्टि पर लाइव में सोच रहा हूँ लाइव भी करना प्रारंभ कर, लाइव छूट गई है अभी। कई भाव की दृष्टि पर सकती है गुरु जी, हैं? भाव की दृष्टि कब से पड़वे लगी, कई भाव के स्वामी की। तो दिक्कत नहीं है। चलिए तब आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो।